हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे हजारीबाग के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ये पीवाईक्यू सिर्फ एमसीक्यू का होगा। याद रखिएगा, इसमें हम लोग जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर को आपके साथ में साझा करूंगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखें। उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं, जिनको वीडियो जिनका इकोनॉमिक्स के साथ और भी सब्जेक्ट होगा। मैंने हिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर दी है, हिंदी की वीडियो अपलोड कर दी है, इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा सिविक्स की वीडियो अपलोड हुई है, मैथ्स की वीडियो अपलोड हुई है, फिजिकल साइंस की वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, बचे हुए जो पेपर हैं जल्द ही सारे चीज़ों को जो है हम लोग कवर कर लेंगे और आपको जो है सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के पोस्ट में, आप चैनल के यूट्यूब के पोस्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे मैंने एक पोस्ट कर रखी है, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। हर एक जो सब्जेक्ट है वहाँ पे यूट्यूब चैनल यूट्यूब वीडियोस की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर को। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है, मेथड पेपर 1 या 2, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। अगर वीडियो नहीं बनी है या लिंक आपको नहीं ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए विनोबा भावे के हजारीबाग के पेपर को देखें। उससे पहले आप 1 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक ऐड करूंगा। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस सजेशन में एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा। आपको 3 सेक्शन में आपका पेपर होता है, तीनों अलग अलग आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही इसमें 49 का पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बात आएगी कि सजेशन आप कैसे तैयार करते हैं कि आप पे भरोसा किया जाए। तो देखिए, हम लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसके आधार पर सजेशन तैयार होता है। उसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे जो है हम लोग सजेशन तैयार करते हैं। और एक और बात, ये जो आपका विनोबा भावे हजारीबाग का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, उसको हम लोग फोकस में रखते हुए जो है, ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सजेशन तैयार करते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। नेट एजुकेशन जनवरी के महीने में मैं एग्जाम देने वाला हूँ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि मैं 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटी के सजेशन को दे रहा हूँ। रांची हो, विनोबा भावे हो, बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीताम्बर कोल्हानो हो, या फिर आपका ये जमशेदपुर का वुमेन्स यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू को, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। पहला ही सवाल बड़ा ही लड्डू सवाल। पहला सवाल देखिए क्या है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं। देखिए, आपका कोई भी मेथड पेपर हो ना, तो कोशिश करिएगा उसके पिताजी का नाम याद कर लें, फादर का नाम जो है याद कर लें। मैथमेटिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है, बायो के फादर किन्हें कहा जाता है। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिलहाल क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए, 1776 में इन्होंने जो है वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था। हो सकता है कि ये सवाल पूछ दिया जाए, वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो इन्होंने लिखी, इससे इनको जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। और इसी पुस्तक के कारण जो है बहुत सारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर थ्योरीज आई, इसी बुक की वजह से आई, और इसलिए इनको जो है अर्थशास्त्र का पिताजी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थशास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहता है। कुशल उपभोक्ता बनाना, ठीक है भाई। आर्थिक नागरिकता का विकास करना, ये भी सही है। वित्तीय समस्याओं का ज्ञान देना, ये भी सही है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आपको ऑल ऑफ दीज दिखे, तो 99% चांसेस होता है कि वो आंसर आपका बिल्कुल सही हो, करेक्ट हो। इसलिए ऑप्शन डी के साथ आप आगे जाएंगे। ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल की ओर। सहसंबंध का मुख्य उपयोग क्या है। कोरिलेशन, यानी कि ऐसा समझ लो जैसे इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स किस बुक के अंदर आता है, एसएसटी बुक के अंदर आता है। तो ये दोनों में क्या है, एक रिलेशन है, तो उसी को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्रासंगिकता पहला ऑप्शन है। दूसरा है ज्ञान की व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात की जा रही है। विषय को रोचक बनाना, फिर से ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑल ऑफ दिस का। यहाँ भी आप ऑल ऑफ दिस लगाएंगे क्योंकि सारी बातें सच बताई जा रही है। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो सही आंसर आपका हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, हेलिकल डायमेंशन। हेलिकल डायमेंशन की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए, हेलिकल डायमेंशन जो है सारी चीजों को किस पे बात करता है, पाठ्यक्रम की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ सिलेबस पे, यूटिलिटी पे और
ए और बी दोनों, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, इस पे मैं फिर फँस गया था। यहाँ पे मेरे हिसाब से सी जो है सही जवाब होना चाहिए, ठीक है? ए और बी दोनों, लेकिन या फिर आप इसे डी भी मार सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों दिया गया था, क्योंकि ये तो सही है, ये भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो चौथा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि आप चौथा ही ऑप्शन लगाएँ, ठीक है? ये थोड़ा-सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात आती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। शिक्षण में कुल कितने प्रकार के कौशल या फिर स्किल होते हैं? तो देखिए टोटल जो है 24 घंटे होते हैं ना पूरे एक दिन में, तो उसी तरह से 24 स्किल होते हैं, ठीक है? इसमें 24 जो टीचिंग स्किल्स हैं वो निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रश्न पूछने की कौशल, व्याख्या कौशल, ब्लैक बोर्ड का उपयोग जैसे जो है शामिल है। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन हैं? फिर से वही जवाब, फादर कौन है? तो ये एडम स्मिथ हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। अगला सवाल है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ठीक है, क्या है? धन का, वेल्थ जो है वेल्थ साइंस है ये। किसने ये बात कही थी? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ ने जो है धन के विज्ञान के बारे में इन्होंने बात की थी, और धन के प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में जो है ये अध्ययन किया करते थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? धार्मिक कार्य करना, देशभक्तिपूर्ण कार्य करना, व्यावसायिक कार्य करना या सामाजिक कार्य करना। बात हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, पैसे की, लेन देन की। धार्मिक कार्य में ये ज्यादा नहीं आएगा, देशभक्तिपूर्ण कार्य में भी ये नहीं आएगा, और सामाजिक कार्य में भी नहीं आएगा, बल्कि व्यावसायिक कार्य में आएगा, जहां पर पैसे का, रुपए का मोल भाव होगा, टैक्स इसमें इन्वॉल्व होगा, बहुत तरह की चीजें होगी। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मिक्स्ड इकोनॉमी की, जहां पर कौन कौन आएगा? आधुनिक और पारंपरिक उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, विदेशी और घरेलू निवेश, या फिर वाणिज्यिक और निर्वाह कृषि। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, और प्राइवेट यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं जैसे कि अंबानी, अडानी, ये नाम आप, टाटा, बिरला, ये सब नाम आपने सुन रखा होगा। तो ये देखना, कभी कभी बोला जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप से जो है कुछ बनती है चीजें, तो उसमें सरकार भी शामिल होती है और प्राइवेट प्लेयर भी शामिल होते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र शामिल है। अगला सवाल, भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई हुई है? पूंजीवादी हम लोग बिल्कुल नहीं है, हम लोग समाजवादी हैं, मिश्रित हैं, या फिर विकासशील हैं। देखिए समाजवादी हम लोग नहीं है, हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना रखा है। यहाँ पे पब्लिक जो है, और पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट वाले सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर जैसे कि एयरटेल, जियो, है ना? इसमें हम लोग, आप देखो जियो भी है भारत में, एयरटेल भी है भारत में। अब देखिए भारत में ये 2 चीज़ें तो है, साथ-साथ यहाँ पे बीएसएनएल भी है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट रूल है यानी कि पब्लिक है ये, और इसी तरह से ये सब प्राइवेट प्लेयर हैं। तो यहाँ पर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे 11वें सवाल की ओर। भारत में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? अब बताएं, ये भी कोई सवाल है? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगली जनगणना सरकार ने जो है कब अनाउंस की है कि अगली जनगणना भारत में कराई जाएगी? नीचे कमेंट करके बताइएगा। कोविड की वजह से ये दूर हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? वर्गीज कुरियन साहब ने जो है ये काम किया था। वर्गीज कुरियन को जो है व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। क्यों भाई? यहाँ पे भारत में जो है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम इन्होंने किया था। मिल्क प्रोडक्शन जो है ऑपरेशन फ्लड के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, जिसके कारण जो है भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा जानवर पूरे वर्ल्ड में जो है भारत में ही है। लेकिन हम लोग कंज्यूमर भी नंबर 1 है ना, हम लोग सारी चीज़ों को कंज्यूम भी कर जाते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर नंबर 1 भी हैं, प्रोड्यूसर नंबर 1 भी हैं। हम लोग दूसरे देशों को ये कम बेच पाते हैं। न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये अमेरिका हो, ये सब कंट्री जो डेयरी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेच पाती है। तीसरा सवाल 13 का सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, या फिर सड़क परिवहन? भारतीय अर्थव्यवस्था में ध्यान से सुनिएगा, भारतीय की अर्थव्यवस्था में जो रेलवे प्रोडक्शन है, सॉरी परिवहन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालगाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, रेलवे को सबसे ज़्यादा फायदा जो है ये मालगाड़ी ही देते हैं। माल ढोकर यानी कि माल का जो किराया आता है भारत में, गुड्स का जो किराया आता है वो सबसे ज़्यादा है, पैसेंजर से भी ज़्यादा। ये हमेशा प्रॉफिट में रखता है रेलवे को। अगला सवाल, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलन सुधारना था? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा।
थर्ड जो आपका पंचवर्षीय योजना आया हुआ था, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य 1961 से लेकर के 66 तक इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता और बैलेंस को जो है बनाकर रखना, ठीक है, द करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक अर्थशास्त्र शिक्षक में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। देखिए कि टीचर में जब भी बात आएगी विशेषता की तो ध्यान रखिएगा उस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं उसे, तो अर्थशास्त्र का ज्ञान तो होना जरूरी है, ऑप्शन एक सही है आपका। राष्ट्रीय और आर्थिक समस्याओं का ज्ञान होना, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो और आर्थिक समस्या का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप क्या पढ़ा पाओगे, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, रसिया में क्या है, चाइना में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, इन सब चीजों की जानकारी, यानी कि ऑप्शन डी आपका फिर से एक बार सही होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का अत्यधिक गरीबी प्रभावित राज्य कौन सा है, तो देखिए बिहार एक नाम तो आप यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, उड़ीसा अगर आपको दिख रहा है तो इसे ही आप सबसे सही जवाब मानेंगे, ठीक है। तो सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार और उड़ीसा। कहीं कहीं पे आपको बिहार और झारखंड भी दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिहार और उड़ीसा इसका सबसे सही जवाब है। बाकी 16 नंबर में आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं, ठीक है, वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का अत्यधिक गरीबी प्रभावित राज्य कौन सा है। तो दो नाम आपको बताने हैं, इसको ध्यान में रखिएगा और इसके आपका जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से आप बताइएगा। दो राज्यों के बारे में आपको बताना है, एक तो बिहार सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, ठीक है, झारखंड में भी कम है लेकिन उड़ीसा से हम लोग ऊपर हैं और बिहार से भी ऊपर हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जो है प्रदर्शित करता है या पब्लिश करता है, ठीक है। तो देखिएगा इसका नाम है एनएसएसओ, एनएसएसओ यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सर्वे संगठन। ये क्या काम करता है, ये भाई हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये डेटा पब्लिश करती है, इससे हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था, तो देखिएगा ये नाम है महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक ने जो है इसके बारे में बात की थी, जबकि अमर्त्य सेन जो कि भारत के ही जो है एक बहुत बड़े पॉपुलर जो है इकोनॉमिस्ट हैं, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो अमर्त्य सेन ने जो है इसमें बहुत बड़ा जो है सैद्धांतिक ढांचा को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसमें जो है एजुकेशन, हेल्थ, इनकम को शामिल किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है वो क्या है, एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन कौन सा है। फिर से एक और बार जो है सवाल को ट्विस्ट करके पूछा गया है। देखिए फिर से वही जवाब होगा, भारतीय स्टेट बैंक। रिपीट हुआ है सवाल, ठीक है, दो अलग अलग सालों में ये सवाल पूछा गया था। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाते हैं और ये टैरिफ वाला खेल अभी आपको पता चला होगा कि यूएस ने जो है हम लोगों के ऊपर में 25% और 25%, दो अलग अलग यानी कि टोटल 50% का टैरिफ लगा रखा है। जो यूएस में भारत का सामान जो है बिक रहा था पहले 100 रुपए में, अब वो इसकी वजह से 150 रुपए में बिक रहा है, जिस कारण हमें नुकसान हो रहा है। हम लोगों को रसिया से ऑयल लेने के कारण जो है यूएस जो है हम लोगों को दंडित कर रहा है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, फैक्चुअल सवाल है। 24 दिसंबर को हम लोग जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और 1986 में जो है इसकी घोषणा की गई थी, उसी समय से हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला सवाल है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, 1969 में। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगर मैं टू बी प्रिसाइज डेट की बात कर लूं तो ये 19 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, 19 जुलाई को ये हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, देखिए सवाल रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है आपके सामने, किलपैट्रिक के द्वारा विकसित की गई शिक्षण प्रणाली कौन सी थी। देखिए किलपैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट मेथड शुरू किया था, यानी कि परियोजना विधि इनके द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिएगा प्रोजेक्ट मेथड इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। बाकी डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो पूछ लेंगे, आंसर आपको रिप्लाई में दे दिया जाएगा। पूंजीवाद कैपिटलिज्म का क्या अर्थ है,
कैपिटलिज्म का अर्थ ये है कि वहाँ पर एक ही व्यक्ति का जो है बोलबाला रहेगा या फिर पूँजी का जो है किसी एक निजी हाथ में सारा जो है कंट्रोल हो जाएगा। बाज़ार का उपयोग बिल्कुल नहीं, घरों और कारों का निजी स्वामित्व नहीं, बल्कि पूँजी का निजी स्वामित्व जो है किसी के एक हाथ में जो है पावर आ जाए। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर से देख लीजिए, लोकतांत्रिक विचारों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना। देखिए ये सारे ऑप्शन देखने में तो सही लग रहे हैं, लेकिन बात अर्थशास्त्र की हो रही है, तो आर्थिक दक्षता की बात की जाएगी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? ठीक है जी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था एन सीएसओ के द्वारा, एनएसओ को वो अलग था, ये सीएसओ के द्वारा जो है ये काम किया जाता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम किया जाता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स जो है आपको देखने को मिलेगा संपत्ति कर पर। संपत्ति कर वो होता है जो व्यक्ति या फिर इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था के द्वारा जो है सीधे सरकार को दिया जाता है, जैसे कि आयकर, संपत्ति कर इसमें शामिल है। तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? फिर से रिपीट हुआ है सवाल, मैंने क्या कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों आगे जाती है। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है? किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जो आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये किताब लिखी गई थी और इस पुस्तक का नाम जो है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 1890 में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत एक क्या है? कृषि आधारित देश है, व्यापार आधारित देश है, औद्योगिक देश है या केवल सेवा क्षेत्र पर आधारित है? अगर ध्यान से सारी चीजों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत अभी भी एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंडेंट है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र क्या है? केवल विज्ञान है, वाणिज्य है, कला या विज्ञान दोनों है? तो देखिए अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी पुस्तक के लेखक हैं जेके मेहता साहब। ऑप्शन नंबर आपका भी सही जवाब हो जाएगा। बाजार के मांग के मूल्य के निर्धारण पर और जो कस्टमर का बिहेवियर है उसके आधार पर यह किताब लिखी गई थी। अगला सवाल, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक? विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आर्थिक एक्टिविटी। ठीक है, शायद आपने वो रेड मूवी देखी होगी, रेड 1 या 2 में अजय देवगन ने एक डायलॉग लगाया था जो कि सही भी है। सेना नहीं भी हो ना, बिना पैसे के आप सेना नहीं रख सकते हैं। सेना से भी पहले आपके पास पैसा होना जरूरी है। समझ गए हो मैं आप मेरी बात को? ये रेड मूवी थी, उसको आप देख सकते हैं। हो गया है अब सब ये समाप्त, खत्म हो चुका है। नीचे कमेंट करके आप लोग जय हिंद लिखिएगा जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ताकि अधिक लोगों तक ये पहुँचे, शेयर करिए ताकि और लोगों तक आप पहुँचा सकें अपने कॉलेज के फ्रेंड्स तक। और एक वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन आता है, प्लीज़ हाइप करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच पाए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।